नमस्कार। इस वक्त हम हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और ये गाजीपुर बॉर्डर का उस आंदोलन का ये आखिरी छोर है। ये मेरठ एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है हर 5 मिनट के बाद एक ट्रैक्टर्स जो है वो यहाँ पर लगातार जो है यहाँ से आ रहे हैं। एक चीज़ और है, क्योंकि 28 तारीख को हमने जिस तरीके से देखा, क्योंकि 26 जनवरी को जो लाल किले वाला जो मामला सामने आया, उसके बाद से यूँ माना जा रहा था कि आंदोलन जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा। और उसका कारण ये भी रहा कि जिस तरीके का जो उपद्रव हुआ, चाहे वो पुलिस की कमियां रही हो, एक जांच का विषय है, चाहे वो किसान नेताओं की कमियां रही हो, ये भी एक जांच का विषय है। उसके बाद से लगातार जो है कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ने लगा। और इस कड़ी में सबसे कमज़ोर आंदोलन अगर किसी को देखा गया तो वो था गाजीपुर वाला। जब गाजीपुर पर ये खबर आने लगी कि राकेश टिकैत के ऊपर जो एफआईआर हुई है, उसके बाद जो पुलिस है वो गिरफ्तार करने राकेश टिकैत को 28 फरवरी को जो है वो पहुंचेगी और गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। कुछ बीजेपी के नेताओं ने भी इस तरीके की जो है मांग करना शुरू कर दी यहाँ पर। और उससे लेकर जो पूरा प्रकरण चला, जिस कदर यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने देखा, जो एंकर, जो बड़े बड़े रिपोर्टर थे, 60 दिन तक किसी भी धरना स्थल पर, किसी भी बड़े आंदोलन को आप अगर कवरेज देखेंगे इन पूरे 60 दिनों में, तो वो कहीं नहीं दिखे थे। लेकिन जब ये खबर आई कि गाजीपुर बॉर्डर जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है, वहाँ की जो किसान हैं वो वापस धीरे धीरे लौटने लगे हैं, तो गोदी मीडिया एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जमा हो गए और इस बॉर्डर पर एक एक चैनल के 5 से 7 रिपोर्टर जो है वो यहाँ पहुँच गए। लेकिन गोदी मीडिया ने जो यहाँ के लोनी से जो विधायक है बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर, उनका ट्वीट नहीं देखा। दरअसल नंद किशोर गुर्जर ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि राकेश टिकैत सहित जो वहाँ पर लोग बैठे हैं वो आतंकवादी हैं और उनको तुरंत वहाँ से हटाया जाए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जो हमारी सरकार है वो इसलिए उनको इतनी छूट दे रही है, आतंकवादी को जो है किसान समझकर छूट दे रही है आंदोलन करने के लिए। ये भी एक गजब की बात है कि नेता जो है इतनी बड़ी बात जो है गृह मंत्रालय को कर देते हैं। आप देखिए कि लगातार गाड़ियां जो है वो आ रहा है। ये आखिरी छोर है यहाँ पर। यहाँ से जो है आप देखेंगे आगे जो है पूरा बड़ा आंदोलन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, लोगों से बात भी करेंगे हम। ये देखिए, ये रेडियो लगे हुए हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ भी आ रही है और यहाँ पर लगातार जो है लोग आए जा रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। धीरे करिए, रोक लो भाई। तो ये जो लोग हैं आप देखेंगे लगातार इस हाईवे से आते ही जा रहे हैं और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आखिरी छोर है और यहीं पर जो है ये डट जाएंगे और ये धीरे धीरे करके जो है आंदोलन इस तरीके से जो है पूरे हाईवे पर लंबा होता जाएगा। किसान नेताओं का ये कहना है कि लगातार जो है वो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं बुलाया, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर की जो भीड़ हमने देखी उसके बाद से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लाखों किसान जो है वो यहाँ पहुँचने की कोशिश में भी है और आ भी रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, लगातार गाड़ियाँ आ रही है किसानों की। ये आखिरी छोर है। आप कहाँ से आए आप लोग? हरियाणा कैथल जिले से हैं भाई साहब। हाँ जी। तो हमने राकेश जी के समर्थन में, हमारे बुजुर्ग नहीं रोए उस दिन, सारा हिंदुस्तान रोया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हल जोतने वाला रोया है। एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा सरकार के साथ, पूरा ईमानदारी से साथ तीनों काले कानून वापस कराए जाएंगे। और जो 26 जनवरी पे हिस्सा हुई, खुद राकेश जी ने कहा है, जो गलत रास्ते पे किसान चले गए, खुद राकेश जी ने उनको डंडा लेकर अच्छे रास्ते से आने का कार्य किया है। और ये जो तिरंगा लेकर किसान को चलने की अनुमति जो सोच रखी थी वो राकेश जी ने रखी थी। और ये हमारे बुजुर्ग नहीं रोए, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का किसान हल जो रोया है। एक बात, आप कब चले थे कैथल से? कल जैसे ही इन्होंने अपील की थी, एक भावुक अपील थी, वो रोने भी लग गए थे कि मेरा जो किसान है मैं उसको मरने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के गुंडे घुस आए हैं। और उसके अंदर एक दोहराए भी ये नहीं है, क्योंकि बीजेपी के विधायक जो है वो गृह मंत्रालय को एक लंबा सा जो है वो पत्र लिखते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं
वो एक तरह से दंगाई है। आप इनको तुरंत हटाएं, अगर नहीं हटा सकते हमारा सहयोग चाहिए तो हम लोग जो है इनको हटाने की कोशिश करेंगे। वो लोग यहाँ पर, जैसे राकेश टिकैत जी कह रहे थे कि यहाँ पर भी आ गए थे वो लोग और एक तरह की घेराबंदी कर ली उन लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलके। उसके बाद वो अपील निकली। तो क्या लगता है, क्या ये वाकई ये जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे करीब करीब हजारों की संख्या में, ये सारे आतंकवादी है क्या? ऐसा है जी, जब किसान 2 महीने से इधर आंदोलन चल रहा था तो कुछ लोगों, कुछ हमारे भाइयों ने, चाचा ने, ताऊ ने, जो सभी अपने गांव चले गए थे भाई, थोड़ा सा अपना काम देख करके, ताना बाना अपना पशु डांगर खेती देख करके क्यों कल वापस आ जाएं। तो जब राकेश टिकैत जी ने देखा यहाँ कुछ नहीं रहा, कुछ गुंडे की शायद कुछ ज़्यादा तानाशाही होने लगी थी। हमारी 10, 20, 30, 50 गाड़ियाँ तो कैथल से उसी टाइम चल पड़ी थी। रात को गाँव में पंचायतें हुई हैं तो उन आदमियों ने फ़ोन किया, भाई हम पहुँच चुके हैं, हमने मोर्चा संभाल लिया है और आप कल को आ जाना। तो आज हम आए हैं, बाकी आने लग रही है, ट्रैक्टर भी आने लग रही है, गाड़ियाँ भी आने लग रही है, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी, राजस्थान, सब मतलब किसानों को दोबारा गिरने नहीं देंगे, पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा किसान। गांव में किस तरह का माहौल है? गांव वाले क्या सोच रहे हैं कि इस आंदोलन को जो है अब पूरी तरह से सक्सेस किया जाए, यानी ये जब तक सफल नहीं होगा तब तक क्या आप लोग वापस नहीं जाएंगे? नहीं, ना हम, ना तो किसान वापस जाएगा, या 1 साल लगे, 2 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम अपने पशुओं, डांगरों और बच्चों ने भी लेकर यहाँ के आने का काम करेंगे। और ऐसी व्यवस्था बना चुके हैं अब तो पंचायतों के द्वारा, अपनी सलाह मशवरा करके गांव से ऐसी व्यवस्था बना दी अब तो, अगर वहाँ एक आदमी खेती भी संभालेगा और यहाँ 10 आदमी आंदोलन को संभालेगा। कहते हैं कि हरियाणा की जो खापें हैं वो काफ़ी संयमित है और इस तरह की पंचायतें जो है खास करके खेत किसानी की बातें जो है उनमें डिस्कस की जाती है। आप कहाँ से हैं बाबू जी? जिला कैथल। तो कैथल से ये पूरा जत्था आया है आपका? बिल्कुल जी। तो यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है, मीडिया भी दिखा रहा है, बड़े बड़े चैनल जो है वो कह रहे हैं कि ये तो दंगाई है जी, इनको भगाओ यहाँ से। आप तो फिर जुट गए यहाँ पे। भाई इस तरह है बात, मीडिया वाले पूरा तो मानना होगा तो दूसरी बात है। ये बात है, अब हम मीडिया वाले नहीं है, हम थोड़े से मतलब वो कहते हैं ना, लेकिन एक बात बताऊँ, छोटे वाले। हाँ, जब एक टेंट खाली होता है ना तो सारे जितने पत्रकार आते हैं ना उसमें वो कैमरा घुमाया और मीडिया फैला देते हैं कि भी यहाँ से टेंट खाली हो गया, खाली हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। जमींदार जैसे था वैसे था। राकेश टिकैत का रात को 28 तारीख को जब उसका बयान आया ना, खुद गवर्नमेंट के लिए सरेंडर करने के लिए तैयार था। उसने ये भी कहा था कि मेरे जमींदार भाई है, घर तक पहुँचा दो, मेरे को विश्वास नहीं है। लेकिन उसने ऐसी नहीं की तो राकेश टिकैत भावुक हो गए। लोगों ने टीवी पे देखा, आंखों में आंसू पटर पटर बहरे दे। तो उसी दौरान रातों रात पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी जितने भी थे ना, सब लोगों की आंखें नम हो गई है और रातों रात फिर वापसी अपना आंदोलन में खड़े हो गए हैं। सिर्फ ये वास्ता गए थे भाई, जो 26 तारीख का था ना भाई गणतंत्र दिवस, जहाँ वो लाल किले पे ऐसी हरकत किया ना, कोई भी है, किसानों का ऐसा कोई माहौल नहीं था कि वो गणतंत्र दिवस को खंडित करे। ये जो मिली भगत थी ना, ये इस वजह से हुआ था। लेकिन किसानों ये नहीं चाहता था कि भाई हमारा गणतंत्र दिवस फेल होए। तो क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो इस बार जो है अपनी जो मांग है वो मनवा के ही यहाँ से घर लौटेंगे? बिल्कुल जी, वही राकेश टिकैत वाला बयान है जी, जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं है। आप भी कैथल से आए हैं? हाँ जी। तो कैथल में जो गांव के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं कि हमें आंदोलन में जाना चाहिए? गांव वाले मनाही तो नहीं कर रहे वहाँ? नहीं, सभी सब निकल रहे हैं। जो पहले नहीं जा रहा था वो भी आ रहा है अभी। और वो एक कहावत है ना, जब गिद्दड़ की मौत आती है शहर की तरफ भागता है, ये मोदी का यूँ काम है, इसकी मौत आएगी। तो मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे? आप लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो तमाम गुजरात में जाके, कच्छ में जाके किसानों से बात कर रहे हैं, आप लोगों से क्यों नहीं कर रहे हैं? आपसे कोई नाराजगी है क्या? आदमी के पतन का कारण होएगा नहीं, जो पतन होना हो उस पर उल्टी सीधी लिखड़े करे, और यू बोलता कौन जाएगा, कौन नहीं बोलता, इसका पतन निश्चित है। ये है बस। कह रहे हैं कि बिल तो काफ़ी अच्छे हैं, लोग काफ़ी संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। ताऊ जी, ऐसा है क्या कि ये बिल जो है किसानों के फेवर में है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे बिल लेकर आए हैं हम। कहाँ बिल ले, कहाँ है? किसानों का बिल बढ़ा दिया, किसान की तो ऐसी कर दिया हर तरीके से। जिला बुलंदशहर, ग्राम भैंसाखुर। एक बात सुनो, अगर भैया किसान का फायदा का बिल है, आप मेरा फायदा करना चाहो, मैं करवाना चाहता, धक्का कहता कर रहा तो कहते ना करवा, बात खत्म, मैं तो तेरा फायदा करूँगा, नहीं करवाते तो नहीं सही, मान लो। मानता क्यों नहीं?
वो तो बेरा के 5-7 घरानों का वो हो रहा है जमूरा, और उन्हों का कहना चल रहा है उसका पतन हो रहा, पतन निश्चित है इस आदमी का। अब मुझे तो ये लगता है कि अगर ये वाकई फ़ायदे का बिल है तो मोदी सरकार को भी जिस तरीके की 26 तारीख की जो घटना हुई थी उसे देखकर ये एक बार किसानों को जिस तरीके का दंगाई कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है, लोग भी कह रहे हैं, कुछ जो नेता है, उस हिसाब से शायद अब तो रद्द कर ही देना चाहिए, क्योंकि आपको जब फ़ायदा लेना ही नहीं है तो क्यों ना इसको रद्द ही कर दिया जाए, अब वंचित कर देना आप लोगों को। यूँ बेरा के है, इसकी बुद्धि खराब हो रही है, बुद्धि ठीक करेगी पब्लिक फिर आवेगा सूती हूँ। विनाशे काले विपरीत बुद्धि, इसकी होगी बुद्धि खराब भाई, इसने जाना है हैं? हाँ जाना है। कब तक जाएंगे ये बता दीजिए। ये भाई साहब 2024 का इलेक्शन है नहीं, उसमें तो निश्चित है। अगर पहले भी हमारा संगठन मजबूत रहा तो पहले भी चला जा सकता है। और हरियाणा की बात रही, दुष्यंत पे अब हम किसान प्रेशर डाल रहे हैं। थोड़े दिन बाद, अब ये आंदोलन के बाद 26 के बाद ले चाहे अगला महीना के बाद, हम युवा किसान जितने भी हैं दुष्यंत के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि सरकार से वापस समर्थन लिया जाए। बीजेपी के सुनिए, बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत और वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो आतंकवादी है। जेजेपी के नेता कहते हैं कि राकेश टिकैत तो महेंद्र टिकैत के बेटे हैं और महेंद्र टिकैत ने किसानों के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, तो उनको आतंकवादी कहना गलत है। तो कहीं ना कहीं अब जो है जेजेपी भी सेटबैक कर रही है क्या? भाई साहब इस तरह है, अगर आतंकवादी होंगे तो इतना देश इकट्ठा हो सके, आतंकवादी खुला फिर सके, आप मानते हो? ये तो सरासर ये इनकी भड़काऊ भाषण है, ये तो पब्लिक ने भड़का रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर गांव से हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान जितने भी राज्य है, हर घर से किसान आया हुआ है। आप कहाँ से हैं बाबू जी? ये रहा मेरा भाई। अच्छा, आपके भाई है ये? जिला कैथल, हरियाणा। तमाम लोग ये देखिए, ये जो आए हैं ये तमाम लोग जो है, कहाँ से आए हो आप लोग? पंजाब से हैं, जलंधर से। पंजाब में कहाँ से? जलंधर से। तो कब चले थे आप लोग? हम कल चले थे, रात को हम उधर थे सिंगू बॉर्डर, तो आज इधर हैं। तो क्या लग रहा है, क्या जो कल जो अपील की है जिस तरीके की राकेश टिकैत ने, हालांकि जो मीडिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा साइड होना पड़े, थोड़ा सा आगे होना, एम्बुलेंस है थोड़ा सा। तो ये जलंधर से आए, आप देख सकते हैं किसान जो है लगातार यहाँ पर अब जुट रहे हैं। एक वो जो अपील, एक भावुक अपील थी, उसके बाद आप देखेंगे तो इस रोड पे लगातार जुड़ रहे हैं। आप जलंधर से आए हैं तो आपके गांव में क्या माहौल है, वहाँ पे क्या जो ये अपील की गई है राकेश टिकैत की तरफ से भी, और जो ये माहौल बना एक्चुअल में? तो हम तो आए हैं सिटी से, तो हमारे जितने भी पंजाब में गांव हैं वहाँ से लगातार ट्रॉलियाँ आ रही हैं और डकैत जी के हिमायत में आए हैं सभी। डकैत जी किसानों की हिमायत में आए तो हम डकैत की हिमायत में सभी हम आए हैं। पंजाब से, हरियाणा से बहुत बंदे जुड़ रहे हैं। ये आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाला, जो मर्जी सरकार कर ले, ठीक है। किसानों को अपने हक चाहिए, वो मिलने ही चाहिए, वो मिल के रहेंगे। मोदी जी 3 जो काले कानून लेके आया, इसको वापस लेने ही पड़ेंगे। वो आज ले ले तो कल ले ले, जितना जल्दी ले लेगा इसके लिए अच्छा है, इसकी सरकार के लिए अच्छा है। नहीं तो ऐसा ये भूल जाए, ये किसान जो है ये ऐसे वापस चल जाएंगे अपने हक लिए बिना। किसान वापस नहीं जाएगा, चाहे वो यूपी का किसान है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे गुजरात का है, चाहे एमपी का है, किसी भी स्टेट का किसान है, इंडिया का किसान है। ये हम हारने वाले नहीं हैं। ये जो गंदा कानून बनाया है तो ये इसको रद्द करने ही पड़ेंगे। 26 तारीख की जो घटना हुई, जो लाल किले वाली घटना खास करके, उससे काफ़ी लोग जो है नाराज भी दिखे। अब ये नहीं समझ आ रहा कि उनमें से कौन से वो लोग हैं, या तो बीजेपी, आरएसएस, या कौन से वो लोग हैं। हालांकि वो ठीक है, वो एक हमारी ऐतिहासिक विरासत है, उसके ऊपर निशान साहिब का जो झंडा फहराया था, वो एक मायने से हम उसको गलत कह सकते। उससे क्या मतलब, वहाँ के जो आपके जो शहर है जलंधर, उसमें कोई मतलब लोगों में कोई विचार में चेंज आया कि नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये कुछ है? मतलब आप आसपास में जो लोग हैं आपसे बात करते होंगे ना, जो भी अपने जो जितना भी जो वहाँ पे दिल्ली में हुआ है, हम इसकी हिमायत नहीं करते। ये जो करवाया है, किसी बच्चे से भी पंजाब में पूछ ले, या अपने आप यहाँ अपने स्टेट में पूछ ले, किसी बच्चे से भी पूछ ले, ये किसने करवाया? ये करवाया सरकार का हुआ है। सरकार ने ही दंगे बढ़ा रही है। ये इनकी शुरू की आदत है, दंगे भड़काओ और इस आंदोलन खत्म करो। कोई भी जब भी आंदोलन बड़ा होता है तो उस पर उसको बदनाम करते हैं।
ये बदनाम करके साजिश है इनकी। ये किसान आंदोलन को इसका ध्यान भटका के इसको खालिस्तान से जोड़ देते हैं, वो टुकड़ी गैंग बोल देते हैं किसी को। लेकिन ये आंदोलन भटकने वाला नहीं है, ये आम पब्लिक को भी पता चल गया है। अभी जो किसान 4 महीने पहले अपने अपने स्टेट में प्रदर्शन किया, 2 महीने से बॉर्डर पे बैठा हुआ है किसान, 2 महीने से ऊपर बॉर्डर में। किसी की प्राइवेट किसी कार को स्क्रैच भी नहीं लगाया, किसी को कोई चोरी नहीं हुई, किसी का कोई शटर नहीं टूटा, कोई नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली में भी जो गए हैं वो देखो किसान आंदोलन तो अपना जो ट्रैक्टर मार्च कर रहा था वो शांतमय कर रहा था, लोगों ने फूल भी बरसाए वहाँ पे। तो कोई भी उसने खराबी या गड़बड़ी नहीं की। ये जो इन्होंने अपने गुंडे उसमें डाल के वो लाल किले पे जो किया, इन्होंने सरकार का खुद का करवाया। जब पेड़ था वो सारा। एक बात देखिए, जो सरकार लाल किले की सुरक्षा नहीं कर सकती वो देश की कैसे करेगी। एक आप लाल किले को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। देखो किसान गया, चाहे वहाँ कोई शरारती अंसर गए, उसकी जिम्मेवारी रोकने की किसकी है? सरकार की है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, उसकी क्या जिम्मेवारी? अगर आप एक आप लाल किला नहीं बचा सकते, बॉर्डर को कैसे बचाओगे? 26 जनवरी को तो वैसे भी सुरक्षा हाई अलर्ट पर होती है, उसको देखते हुए भी अब एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके का ये जो सारा मामला हो गया, उसके बाद ये जो गाजीपुर बॉर्डर था वो सबसे कमज़ोर दिखने लगा, गवर्नमेंट को भी लगने लगा, और मीडिया ने भी कुछ इस तरीके का, जो गोदी मीडिया है वो प्रचार में भी जुट गया कि उनको एक मसाला भी मिल गया कि चलिए 7 या 10 दिन तक हमारा जो है अच्छा खासा, और आंदोलन को और कमज़ोर करने की जो कड़ी थी वो शुरू हो गई। जो आपको ये लगा कि एक बार के लिए लगा कि जो गाजीपुर बॉर्डर है वो वाकई अब कमज़ोर हो गया है? नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पे मैं ये मान सकता हूँ वहाँ पे इकट्ठ कम होगा, लेकिन ये नहीं है अभी गाजीपुर वाले अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मुद्दा अलग है, या पंजाब वाले अलग कर रहे हैं, हरियाणा वाले अलग कर रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। गाजीपुर भी उतना स्ट्रॉन्ग है जितना सिंगू बॉर्डर स्ट्रॉन्ग है, चाहे स्ट्रेंथ कम है, मुद्दा एक है ऑल ओवर इंडिया के किसानों का भी, हमें तो कानून वापस चाहिए। अगर हम ये बोले तो ये यूपी का है तो हम नहीं आए, हम स्पेशली आए हैं ये नहीं है ये यूपी का मुद्दा, ये किसानी का मुद्दा है। जहाँ कमज़ोर होगा हम वहाँ पे साथ देने जाएंगे, पहुँचेंगे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर, हम पीछे नहीं हटेंगे और ना ही किसी को इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करने देंगे। ठीक है, आप जब रास्ते में आए हो तो क्या गांव-गांव में जैसे आप आए हो, हाईवे पे भी लोग डटे हुए हैं? बिल्कुल डटे हुए हैं भाई, बिल्कुल डटे हैं, कोई ऐसा नहीं है अभी वहाँ पे लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं। ये नहीं है अभी ये जिम्मेदार, आम आवाम भी इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। उनको भी पता है जो 20 रुपये या 25 रुपये किलो में आज आटा मिल रहा है वो 2-2.5 से नीचे नहीं मिलेगा। वो समझे जब कॉर्पोरेट घराने पे जाएगी चीज़, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, वो देश हित में नहीं चलेंगे, वो पब्लिक हित में नहीं चलेंगे, वो प्रॉफिट के में चलेंगे बस। तो ये आप देख सकते हैं किसान जो है लगातार आ रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे आगे ये जो पूरे टेंट लगे हुए हैं, ये एक तरह का, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर, ये एक तरह का इस आंदोलन का ये आखिरी छोर है मेरठ की तरफ का। उधर जो है फ्लाईओवर के नीचे से लेके फ्लाईओवर के ऊपर तक जो किसान है वो वापस डट गए हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि पहले जो किसान थे वो कम थे, लेकिन अब जो है वो किसानों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, और लोग जो है लगातार गाड़ियों और ट्रैक्टरों की, हालांकि इस बार जो है ट्रैक्टर कम आ रहे हैं, गाड़ियां ज़्यादा आ रही है। एक तो कारण ये भी रहा होगा कि जो रात को अपील की थी उसके बाद से जो है वो किसान जो है वो जल्दी जल्दी में गाड़ियों से यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरा ये भी है कि ट्रैक्टर जो है वो पीछे धीरे धीरे गति से आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये कपूरथला का ये बोर्ड लगा हुआ है, ये पूरा टेंट जो है उनका है, और हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो आज आए हैं और ये दिखा रहे हैं किसानों की ताकत किस कदर है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है
ये जो मैंने आपको बताया कि आंदोलन का ये आखिरी छोर था, ये मेरठ की तरफ जाता है हाईवे, और ये फ्लाईओवर तक जो आप देखेंगे 3 से 4 किलोमीटर तक ट्रैक्टर्स हो गए। आप कहाँ से आए हैं? हम पटियाला से आए हैं। पटियाला से कब आए हैं सर? हम रात आए थे पटियाला से, वहाँ पे सिंगू बॉर्डर, और अब यहाँ पे आए हैं 26 जनवरी को, जिस दिन जहाँ से वो टीयर गैस छोड़ रहे थे वहाँ पे खड़े थे बीच में। हाँ जी, देखिए ये अकेली किसानी की बात नहीं है, ये अकेली किसानी की बात नहीं है, ये हमारा देश बहुत गंभीर जो है आर्थिक संकट में जा रहा है। आर्थिक संकट में क्यों जा रहा है? इंडस्ट्री, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री सारी खत्म हो गई। तो अभी क्या कर रहे हैं ये कि जितना हमारा सामान है, जो निज वस्तुओं की बर्तों की निज जरूरत की चीज़ें हैं, बेशक वो सिख गुरुओं की फ़ोटोओं तक, देवी देवताओं की फोटोओं तक, वो बाहर देशों से आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? दिवाली का सामान वहाँ से आ रहा है, बिजली का। हमारे बच्चे क्या करेंगे फिर? इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है ना, प्रोड्यूस सिर्फ किसान कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है बाहर से हो रही है ना। बिल्कुल बाहर से हो रही है। जितनी देर तक ये हमारी छोटी दुकान, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये सारा कुछ डेवलप नहीं होता है हिंदुस्तान में, पंजाब से लेके केरला, तमिलनाडु तक, उतनी देर हमारे पास कोई आर्थिक सोल्यूशन नहीं है। और अभी ये किसानी बची थी, ये भी इन्होंने फंसा दी उसमें। अब ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई खाद की दुकान है वही बंद हो जाए, कोई दवाइयों की दुकान है वही बंद हो जाए, कोई बीज की दुकान है वही बंद हो जाए, सभी वही दें। और एक बात और मैं कहूँगा, जो किसान है वो बोलते हैं जो स्पेसिफिकेशन हम देंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन होता है कि किसी ना उसका साइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसी जो फसलें हैं ये तो कुदरती चीज़ है। किसी भी एक फसल का जो बेशक धान हो, बेशक गेहूँ हो, बेशक कोई भी हो, उसका साइज एक नहीं होगा कभी भी, वो कुदरती चीज़ है। और दूसरी जैसे नींबू ले लो आप, उसका एक रंग नहीं हो सकता, एक साइज नहीं हो सकता। ये कोई वो नहीं है कि ये अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है कोई, समझ गए ना। तो ये ऐसी बातें। फिर अगली बात है कि मुझे ये नहीं समझ लगती कि आज जो हमारे शहरी भाई हैं, मैं भी शहर में रहता हूँ और किसान भी हूँ, कि वो ये नहीं समझते आपके घर पे कोई आके किसी ने घर किराए पे ले लिया, वो अपने घर पे आपका उसमें लोन भी ले सकता है और लोन लेके भाग भी सकता है। ये बताइए कहाँ का कानून बना रहे हो आप? कहा कि आप शहर से हैं और आपके खेत भी है जो आप किसानी करते हैं, ऐसा क्या अब जो है खेतों की तरफ अंबानी, अडानी जो है, ये बड़े बड़े उद्योगपति है, उनको नज़र आने लगा कि ये जो सेक्टर है इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं अब फायदा है और अब इसमें कूद जाना चाहिए? क्योंकि जब ये कोरोना आया है ना, उस बाद सभी चीज़ें बाकी बंद हो गई थी। सिर्फ एक फूड प्रोडक्ट्स जो खाने वाली चीज़ें हैं वो, एक दवाइयाँ, ये सबसे ज़्यादा उनकी बिक्री होती रही है, समझ गए ना। तो इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा। ये मेरे साथ एडवोकेट साहब हैं जोगिंदर सिंह, इन्होंने एक किताब लिखी है जो उसको पंजाबी में उसका ट्रांसलेशन भी किया है। इनको जो वो कानून है वो सारे बड़ी अच्छी तरह से पता है। तो ये एक इतना बड़ा बिजनेस बन के सामने आया। इन्होंने कहा भी ये बिजनेस कभी फेल होने वाला ही नहीं, ये कभी फेल होने वाला नहीं, इसमें रिस्क नहीं है कोई। सालों साल से, सदियों से जो लोग खेती कर रहे हैं वो तो एक परमानेंट बिजनेस हो गया किसानों के लिए भी, ठीक है। वो किसानों के लिए बिजनेस नहीं कह सकते, लेकिन एक रोजमर्रा की जो चीज़ है वो खेतों से ही आती है। आपने कहा ये वकील है, इन्होंने एक किताब भी लिखी है, इन तीनों कानूनों को लेकर लिखी है आपने? तीनों कानूनों को लेकर लिखी है। पहला जो एग्रीमेंट का एक्ट है, दूसरा जो ट्रेड एंड कमर्स का एक्ट है, फार्म प्रोड्यूस का, तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें जो अमेंडमेंट इन्होंने की है, वो तीनों को लेकर लिखी है। राष्ट्रपति की पावर्स क्या है, राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस कैसे कर दिए, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, वो सारा उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। फर्क इस पे हिंदुस्तान की खेती पे क्या असर होगा, किसान का क्या बनेगा, और अडानी अंबानी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो उसमें से कैसे मतलब करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए के मुनाफे लेके जाएगा, वो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। आपने कहा कि आपने जो है राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं इस कानून को लेकर कि क्या कर सकते हैं। आप एक वकील है, आपके लिहाज से क्या लगता है जो बजट सत्र का उन्होंने अभिभाषण दिया उसमें क्या उन्होंने इन कृषि कानूनों के समर्थन में जिस तरीके का उन्होंने अभिभाषण में कहा, उनको नहीं लगता कि इतने ज़्यादा संख्या में लोग जो है दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कुछ तो इसमें कमियां होगी, राष्ट्रपति को भी थोड़ा दखल देना चाहिए क्या? राष्ट्रपति दखल नहीं देगा इसमें। असल में प्रॉब्लम पता क्या है, राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी किए थे 5 जून को,
5 जून को जब ऑर्डिनेंस जारी किए है तो वही ऑर्डिनेंस एज इट इज़ 3 ऑर्डिनेंस 5 जून को जारी कर दिए थे। पहला ऑर्डिनेंस जो फार्म प्रोड्यूस के एग्रीमेंट्स का था, जो होना स्पॉन्सर और किसान के दरमियान, स्पॉन्सर वर्ड उन्होंने कॉरपोरेट के लिए यूज़ किया है कि उसके दरमियान होना, वो पहला कानून है। उसमें वो कहते हैं किसान को एम्पावरमेंट करना है और प्रोटेक्शन करनी है उसकी, 2 बातें डिफरेंट हैं। ठीक है, किसी को ताकतवर भी बनाना है, उसकी राखी भी करनी है। ये कैसे होगा कि ताकतवर की राखी करोगे आप? ताकतवर से तो दूसरों की राखी करनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये दोनों, इसकी पहली डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। दूसरा कानून है ट्रेड एंड कॉमर्स का, जो ऑर्डिनेंस किया था, ऑर्डिनेंस के बाद वो कानून बन गया। खेती कॉमर्स नहीं है, ये पहले बारी हुआ है कि खेती को कॉमर्स बना दिया गया है। खेती जीवन जांच है, जीवन जीने का ढंग है। जब कॉमर्स बनाएंगे इसको, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि उन्होंने एग्रीकल्चर को कॉमर्स बनाया है। कॉमर्स जो ये है कॉमर्स है, कारखाना कॉमर्स है। कॉमर्स में क्या फ़र्क है? जो कारखाना पैदा करता है ये मुनाफे के लिए पैदा करता है। उसके सामने अगर समाज को दवाइयों की ज़रूरत है, उसको हथियार बनाने में मुनाफा है, तो वो हथियार बनाएगा, दवाइयाँ नहीं बनाएगा समाज के जीवन के लिए। किसान जो चीज़ों पैदा करता है उन को पैदा करता है जिनकी लोगों को लोड है। ये कॉमर्स नहीं, जिस दिन ये कॉमर्स बन गया समझो कंज्यूमर बढ़ गया। आपने कहा कि एक सेकंड मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं, क्योंकि आपने एक किताब लिखी है इन तीनों कानूनों को लेकर। ये जो किताब है पंजाबी में मैं आपको बता देता हूँ, जोगिंदर सिंह जिंदू मेरा नाम है, मैं एडवोकेट हूँ। इन्होंने पूरी एक जो किताब लिखी है, इन कानूनों में कोई एक ऐसा फायदा जो गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत फायदे होंगे, कोई एक ऐसा फायदा जो आपके नज़रिए से लगता हो कि हाँ ये तो ठीक है, बाकी सब गलत है? आपको बताऊं, मैंने ये एक्ट्स और कानून और ऑर्डिनेंसेस कैसे पढ़े हैं। मैंने यहाँ ऑर्डिनेंस रख लिए, यहाँ मैंने एक्ट्स रख लिए, यहाँ मैंने डिक्शनरी रखी 5, फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन रखा इंडिया का, फिर मैंने एग्रीकल्चर पे रिसर्च लगाने के लिए अपना स्टैंड उठाया। रिपीटडली मैंने पढ़े, फिर मैंने उसके बाद लिखी है ये। जब मैं पढ़ रहा था इनको, कई बार पता क्या होता है, आप अखबार पढ़ते होते हैं, अखबार में लिखा होता है, खबर आती है बड़ी माड़ी किस्म की कि 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, तो झंझोड़े जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा पढ़ते पढ़ते मैं कितने जगह झंझोड़ा गया कि इसने मानव जाति के साथ बलात्कार किया है। ये लोग कहते हैं कि ये काले कानून है, मैं काले के साथ आधा सहमत हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मेरे कोट का रंग काला है, काले रंग की ये पग, सदाजी काले रंग की पग बने खड़े हैं, काले रंग की अपनी एक ब्यूटी है। ये कानून इतने बदसूरत हैं कि इनको काला लफ्ज़ कहना छोटा है। मैंने क्या नाम रखा इस किताब का कि मनुखदार रोटी नालों रिश्ता तोड़ने वाले 3 खेती कानून। इन्होंने छीन ली है, मनुष्य से रोटी छीन ली है, रोटी से उसका रिश्ता तोड़ दिया है। जब उन्होंने ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट की है, क्या किया है हम एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट में 55 में एक्ट बना था जरूरी वस्तुओं का कानून। पहले इन्होंने खेती को कि जो फूड स्टफ है ये खेती पे कानून नहीं बना सकते। एग्रीकल्चर सेंटर का विषय नहीं है, एग्रीकल्चर कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, एग्रीकल्चर प्योरली स्टेट का विषय है, मंडी एंड मेले स्टेट का विषय है, एग्रीकल्चर पे टैक्स स्टेट का विषय है। मतलब कहीं भी सेंटर का इसमें नाम ही नहीं आता स्टेट सेंट्रल लिस्ट में। वहाँ सिर्फ एक है फूड स्टफ। फूड स्टफ पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया। फूड स्टफ एक्सप्लेन करते हुए क्या कहा उन्होंने, सारे अनाज ले लिए, चावल और गेहूं उन्होंने बोल दिया बीच, ऑल मतलब साथ कहती है कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स का मतलब होता है दानेदार अनाज। दानेदार अनाज में जौ, बाजरा, ज्वार, मक्की, कंगनी, कोदरा, कुटकी, स्वांक, जो साउथ वाले पैदा करते हैं, हमारे मिलेट्स जिनको बोलते हैं, वो सारे आ गए। कोई अनाज भी नहीं बचा जो दानेदार अनाज ना हो। फिर उन्होंने दालें ली, दालें में सारी दालें आ जाती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने नट्स लिए, जो आपके ये हैं ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, बादाम मतलब काजू, इवन मूंगफली भी नट्स में आ जाती है। उसके बाद उन्होंने लिया स्पाइसेस, गरम मसाले जो हमारे साउथ वाले पैदा करते हैं, सारे गरम मसाले, चाहे वो दालचीनी है, चाहे वो लौंग है, चाहे वो इलायची है, चाहे वो ले लिया। उसके बाद उन्होंने लिए सब्जियां, फ्रूट। उसके बाद उन्होंने लिए पिगरी, गोटरी, ये फिशरी, पोल्ट्री, डायरी, 5 चीज़ें ले ली। जो ये है फिशरी है, फिशिंग एंड फिशरी। फिशिंग है मच्छी का पकड़ना, फिशरी है मच्छी का पालना। इसमें दोनों में फ़र्क है। फिशिंग एंड फिशरी जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, दोनों ही। सेंटर का कहाँ है,
सब्जेक्ट सेंटर का है टेरिटोरियल वाटर से परे, समुद्र में जहाँ स्टेट का पानी ना हो वहाँ सेंटर फिशरी कर सकता है और कहीं फिशरी कर नहीं सकता। इन्होंने वो भी ले लिया। जो किसान पैदा करता है वो सारा कुछ लेके उसको कह दिया कि ये ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, इससे ज़्यादा मानवता के साथ मतलब जो है हत्या कैसे की जा सकती है मानवता की, कि जो जीने के लिए चाहिए, जिसके बगैर बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता, वो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। उससे आगे क्या किया उन्होंने कि इनका कोई जितना मर्जी भंडार कर सकता है, क्योंकि ये कारपोरेट वर्ल्ड को खेती में एक ऐसी एंट्री देने के लिए जो खुली हो, जिस पे कोई भी पाबंदी ना हो उनके लिए, उसके लिए बनाए गए हैं कानून। इनमें एक भी चीज़ नहीं है, कोई आए मेरे सामने कोई कह दे कि एक चीज़ इसमें बढ़िया है, एक चीज़ मैं बोल दूंगा कि ये चीज़ बढ़िया है इसकी। ये सारे का सारा कानून कारपोरेट को वो देने के लिए किया है। उसमें क्या किया, जो सबसे खतरनाक बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका जितना मर्जी भंडार कर सकता है। सरकार नियमित कैसे करेगी उसको? 4 हालतों में। जंग लग गया सरकार नियमित करेगी, दूसरा काल पड़ गया तो सरकार नियमित करेगी, हाँ दूसरा है कीमतें दुगनी हो गई तो नियमित करेगी, चौथा है चार हालतें, चौथा है कि नेचुरल क्लैमिटी ऑफ ग्रेव नेचर, भयानक किस्म की कुदरती आफत, आम कुदरती आफत नहीं, उन्होंने ग्रेव नेचर लफ्ज़ यूज़ किया है, इनमें सरकार नियमित करेगी। ठीक है, उसके आगे और ख़तरनाक बात कि अगर किसी स्टॉक होल्डर का स्टॉक उतना ही है जितनी उसकी कैपेसिटी है, जैसे अडानी ने पंजाब में 60 लाख मीट्रिक टन का एक गोडाउन बनाया है, उसके पास 60 मीट्रिक टन है, तो सरकार कुछ नहीं करेगी और वो ऑर्डर भी सरकार का लागू नहीं होगा अगर उसकी कैपेसिटी के मुताबिक ही है। प्रोसेसर है फूड का, हम गन्ना देते हैं वो चीनी बनाता है, हम टमाटर देते हैं वो सॉस बनाता है, हम आलू देते हैं वो चिप्स बनाता है। ये जो कानून की आपने जिस तरीके से बताया कि इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम बता सकें कि इन कानूनों के अंदर किसानों को फ़ायदा होने वाला है, लेकिन मोदी सरकार ये क्या चाहती है? वो कहती है कि बार बार कि इनमें तो बहुत फ़ायदा है, किसान जो है जो विरोध कर रहे हैं उनको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी वाली समझ है? अगर आपने ये जो किताब लिखी है आसान शब्दों में आप जो किसान समझ ले, जो गांव देहात में है, जो ज़मींदार है, उनको समझ आ जाए, छोटा सा आप बताइए इन तीनों कानूनों के बारे में। इनमें पहला जो कानून है ना, तीनों कानूनों में पहला जो कानून है वो है एग्रीमेंट है, जिसको कहते हैं फार्म का एग्रीमेंट एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन प्राइस एश्योरेंस ते फार्म सर्विसेज एक्ट। उसमें क्या है कि कारपोरेट किसान के घर पे आ गया है। पहले बारी हुआ है कि सीधी एंट्री कारपोरेट ने किसान के घर पे मारी है इन दी नेम ऑफ स्पॉन्सर के नाम पे कह दिया कि स्पॉन्सर एक एग्रीमेंट करेगा किसान के साथ। वो एग्रीमेंट में क्या होगा? उस एग्रीमेंट में होगा कि फसल की क्वालिटी क्या होगी, फसल का ग्रेड क्या होगा, फसल का स्टैंडर्ड क्या होगा। 3 वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं। चौथा उस जो एग्रीमेंट होगा, चौथा वर्ड उन्होंने यूज़ किया है फीचर। फीचर इज़ वेरी डेंजरस वर्ड। उनसे भी फीचर का मतलब है नैनक्स, कि एक दाने के मतलब नाक कैसा होगा, दाने का कान कैसा होगा, दाने के बुल कैसे होंगे, या एक दाने की जो रंग मतलब रंग कैसा होगा, सारा फीचर्स इन चार लफ्ज़ों के नीचे। थोड़ा इधर ठीक है, बैक हो जो। हाँ बोलते रहिए। किसान की एक्सप्लॉयटेशन होनी है बहुत बड़े पैमाने पर। कैसे होगी एक्सप्लॉयटेशन? फर्ज करो किसान को गेहूं का रेट 1900 का एग्रीमेंट हो गया स्पॉन्सर और किसान के बीच, तो जब वो जाएगा किसान मतलब उसको लेने आएगा, उसको क्योंकि मार्केट जो बन गई है वो खेत बन गया है, सारा एरिया जहाँ से उसने वो बनानी है वो ट्रेड एरिया कह दिया उन्होंने उसको। जब वो लेने आएगा तो उस बड़े सूक्ष्म किस्म के मीटर लेके आएगा, वो सूक्ष्म किस्म के मीटर लेके आएगा तो उसमें उसके रिजेक्शन के चांसेस मतलब 90% है उस फसल के। फिर वो सौदा करेगा कि मैंने 1900 का किया था, आपको मैं 1500 लूँगा, 1400 लूँगा, इसमें ये नुक्सा है, इसमें ये नुक्सा है, इसमें ये नुक्सा है। सेकंड क्वेश्चन उसमें जो बड़ा डेंजरस है, पेस्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड उन्होंने सप्लाई करनी है, खाद उन्होंने सप्लाई करनी है, दवाइयाँ उन्होंने सप्लाई करनी है, खेती दूसरी सारी जो इंसेक्टिसाइड्स भी, तो बीज उन्होंने देना है, मशीनरी उन्होंने देनी है। जो सर्विस प्रोवाइडर उन्होंने एक इसके बीच लिया है, एक सर्विस प्रोवाइडर आएगा एक दलाल के तौर पर, वो सर्विस भी आप प्रोवाइड करेंगे किसी के थ्रू उसमें। तो हमारा छोटा दुकानदार खाद वाला गया,
बीज वाला गया, मतलब ये उस वाला गया, मतलब पेस्टिसाइड वाला हो गया। इसके अलावा ट्रैक्टर वाला गया जो छोटा बनाता है। अगली इससे भी अगली खतरनाक है कि एडवाइस उन्होंने देनी है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ गई, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी। वो काम भी वो अपने हाथ में ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी सारी अपने हाथ में ले रहे हैं। फार्म सर्विस प्रोवाइडर के नाम पे जब खेतों में आएंगे वो, तो उन्होंने सारी चीज़ें आप सप्लाई करनी है। पेस्टिसाइड रेजिड्यू फसल में रहता है, जो मतलब कीड़े मार दवाइयाँ पाते हैं, उसका कुछ ना 100% वो दाने में से ख़त्म नहीं होता फसल में। जब फसल पक जाएगी वो पेस्टिसाइड रेजिड्यू कितना है उसके लिए भी सूक्ष्म मीटर लेके आएंगे, वो भी देखेंगे उस वक्त। तो किसान के पल्ले क्या पड़ेगा? किसान की सीधी एक्सप्लॉयटेशन होगी इसमें, इस एक्ट में सारे में। दूसरे में क्या होगा? दूसरे ये जो आपने बताया, इसके अंदर जो है बड़ी बड़ी कंपनियां वो छांट कटाई करेगी एक तरह की, है ना? छांट कटाई जो सही होगा उसको लेगी, नहीं तो आप अपने पास रखिए। फिर अब जब सारा कंपनियों का ही हो जाएगा तो मंडियों तो खत्म हो गई। सरकारी मंडियों मंडी कोई में, सरकारी मंडी में सरकार की 6 एजेंसीज मंडी में हैं। FCI है मंडी में, FCI खरीदती है कनक और जीरी, जहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी 2 स्टेटों में है। पंजाब और हरियाणा में एप्लीकेबल है ज़्यादा, मतलब क्योंकि वहाँ मंडी का सिस्टम बेस्ट है सारे संसार में। तो जहाँ मंडी का सिस्टम नहीं है वहाँ MSP भी काम नहीं करती, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी काम नहीं करती है। वहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बिकता ही नहीं है। जहाँ इवन मक्की की मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, पर मक्की की मंडी नहीं, खरीदार नहीं है, सरकार नहीं है। पंजाब में मक्की 1200-1300 बिकी है और 700-800 भी बिकी है पंजाब में मक्की, जहाँ के 1900 उसका रेट था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी। तो जब ये FCI निकल जाएगी, पनग्रेन निकल जाएगी, पनसब निकल जाएगी, फूड एंड सप्लाई निकल जाएगी, मार्कफेड निकल जाएगी, हॉस्पिटल निकल जाएगी। तो मंडी में ये सारियाँ एजेंसीज गवर्नमेंट की हैं जो हौली हौली बंद हो जाएंगी। कंप्लीट मार्केट जो है कारपोरेट के हवाले हो जाएगी। जो ये अच्छा कहते हैं ना, अच्छा है कारपोरेट के लिए। आज दुनिया का मतलब अमेरिका में ये सिस्टम लागू किया। अमेरिका का सबसे बड़ा किसान पता कौन है? 3 दिन पहले आया है कि बिल गेट्स अमेरिका का सबसे बड़ा किसान है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान अदानी और अंबानी होंगे, किसान नहीं होंगे जो आज किसान है। यानी राम लखन की जोड़ी जो है वो सजने वाली, और यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं उसी को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना संक्षेप में बता दिया लोगों को, ताकि हाँ चाहूँगा, सिर्फ मैं कंक्लूड कर रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस किए, वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पास हुए, एक्ट बन गए। 5 जून को ऑर्डिनेंस बने हुए, 26-27 सितंबर को ये कानून बन के एक बुक बन गई उनकी, कानून की, तीनों एक्टों की। बड़ी अजीब किस्म की बात है उसमें कहने वाली। हमें कहते हैं कि ये इन्होंने ये कानून पढ़ा नहीं है। हम मान लेते हैं कि हमने नहीं पढ़ा, किसान ने पढ़ा नहीं, बगैर पढ़े से आंदोलन कर रहा है। मुझे पार्लियामेंट के 545 मेंबर्स हैं, जिसमें 300 तो ऊपर बीजेपी के हैं, ठीक है। NDA के रला के ज़्यादा बन जाते हैं। 250 मेंबर राज्यसभा का है, मतलब राज्यसभा के किसी मेंबर ने, किसी मंत्री ने, किसी इवन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के जो ऑर्डिनेंस हैं, मैंने ऐसे ऑर्डिनेंस रखे, ऐसे एक्ट रखे। मैंने कॉमा अक्षर मिलाया, अपने स्टेनो को कहा कि बोल दे चले जाओ, मैं उधर देखता चला गया। एक कॉमे का स्टॉप का भी फर्क नहीं है। पार्लियामेंट कितनी बौनी हो गई है कि 545 मेंबर, इसमें राष्ट्रपति ने जो किया था उसमें एक अक्षर भी चेंज नहीं कर पाए, एक कॉमा नहीं चेंज कर पाए, एक स्टॉप नहीं चेंज कर पाए हैं। तो मतलब इससे ज़्यादा पार्लियामेंट का द्वाला क्या होगा? किसने नहीं पढ़े? वो उन्होंने नहीं पढ़े जिन्होंने पास करना था। अगर वो दिखा दें मतलब कि हमने चेंज किया है उसमें, जहाँ ऑर्डिनेंस था वहाँ एक्ट लिख दिया, जहाँ लिखना था कि लागू होगा मतलब एट वंस, जब राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस किया वहाँ लिख दिया कि 5 जून से लागू होगा एक्ट में, क्योंकि एट वंस लिख नहीं सकते थे। 26-27 सितंबर को लास्ट में एक 25 पैरा पा दिया कि ये रिपील करता है ऑर्डिनेंस को। इसके अलावा सारा कंटेंट, सारा कुछ भी चेंज नहीं है। अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर आ जाए, मंत्री आ जाए इनका, इवन प्राइम मिनिस्टर आ जाए, वो मुझे दिखा दे कि इसमें ये चीज़ हमने एक शब्द बदल दिया है, वो ऐसे लात कर ले, मैं नीचे से निकलता चला जाऊँगा। 545 के मतलब उनकी अकल का द्वाला निकल चुका है। पार्लियामेंट बौनी कर दी है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्मैश कर दिया है उन्होंने, जो ये दुआई दे रहे हैं कि किसान ने नहीं पढ़ी। चलिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बताया है इन तीनों कानूनों के बारे में, आम लोग भी समझ गए होंगे। यहाँ कुछ और लोग भी हैं। बाबा जी राम राम, कहाँ से आए आप? कत्थल से। कहाँ से? कत्थल से।
अच्छा, कैथल से, मतलब कैथल वाले बड़े लोग आ रहे हैं आज। बहुत आ रहे हैं जी। अच्छा, आप साथ लेके आए हैं इनको। तो आपकी उम्र काफ़ी है, आपकी इतनी उम्र में कोई ऐसा आंदोलन देखा है जो इतना बड़ा हो? नहीं देखे। आज़ादी के बाद नहीं देखा। यह तो उसकी थोड़ी सोची है जो जहर की साल नंगाड़े गए थे, उसकी थोड़ी सोची है, 5-6 साल का था। बाकी यूँ तो तानसीब बने सारा, तानसेन बन गया। हाँ बन रहा है तो बढ़िया। बिल्कुल तानाशाही चल रही है। हाँ, ये तो जो तानाशाही तभी लिखा हो रहा सब। अच्छा, एक बात और, ऐसा कोई प्रधानमंत्री बना है जो मौजूदा प्रधानमंत्री है? का बाग गड़ा क्या ना बना कोई तो बाग गड़ा ये ठोट पैर बेड़े करते हैं, ये दुनिया लायक रे तंग करना। अच्छा, कड़ा भुगता का आगे क्या करेगा, यूं ही कर देगा जो करेगा, आगे क्या करेगा। तो आप जैसे बुजुर्ग हो, तो आप जैसे बीपी सिंह को भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बनते हुए, ठीक है, तमाम प्रधानमंत्रियों को देखा, ऐसा यूं अब क्या कहें, क्योंकि जब कानून को लेकर वो अड़ गए हैं, तो ऐसे कोई अड़ने वाले प्रधानमंत्री भी हुए? उन्हें तो प्रधानमंत्री ने यूं खेलू नहीं करया जो यूं लाग जा करना। अच्छा, आप भी कैथल से? विनाशकारी है ये तो। अच्छा, विनाशकारी है। ये किस तरीके से? किसान का विनाश तो कर दिया इसने, ये कानून लगा दिए जो। हाँ, ये बहुत। अब दाऊ जी, क्या मतलब, आप बुजुर्ग हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है बुजुर्ग को तो घर चले जाने चाहिए, तो आप क्या लग रहा है, अब जब तक कानून नहीं तब तक घर वापसी नहीं? ना बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये भी रंग है। हाँ, घर की है यो खेल तो लाग जा करने की हम घर यू कर जावा। अच्छा जी, नमस्ते। ठीक है। तो ये बता रहे थे कि किस तरीके से जो है बुजुर्ग भी जो है यहाँ पे आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हमने ऐसा अड़ियल प्रधानमंत्री नहीं देखा है अपनी इस ताउम्र में। ये देखिए, यहाँ पर कपड़े धोए जा रहे हैं और एक तरह का ये जो पानी गर्म करने का जो सिस्टम है, देखिए किसान के पास कैसे कैसे जुगाड़ है, और एक तरह का ये यहाँ से पानी इसमें आता है। बन जाता है जुगाड़ वाले। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैंने अनाज पैदा करती और मेरी ये कमाई और मेरे ऊपर से पलीता। अच्छा, बता दो ढंग से। मेरो जूता मेरी चांद, मेरो बोट मोइक बहबला। तो ये मोदी जी दिल्ली में बैठे बैठे दुनिया लड़ाए रहे, अपना बैठक बंद। पुलिस वाले को भेज रहे, गाँव वाले को बुला रहे, इन्हें मरवा दे, अपना डबल कोठी में बैठे हैं, फिर कोई ना सामने कराया है। तो आप मतलब खेतों में काम करते हैं अब? और क्या, अनाज बेच। कितने दिनों से आए हुए हैं आप? 3 महीना जब से शुरू हुआ तब से हैं। अच्छा, अब ना जान जला तो परेन हो जाता है। तो ये जो मत डालेंगे, तो ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, चाहे ना मर जाए, बॉर्डर प्रांत छोड़ के चले जाए। जब आदमी मर जाए तो मेरे का चैला बनेंगे, जब ये आदमी हमारे मर जाएंगे, बच्चे मर जाए तो मेरे का चैला बनेंगे बुढ़े आदमी के। मैं क्या करूँगी जी करके, जब सभी जमाना देख लिया तो मैं क्या करेंगी जी के, जब बच्चे तो मेरा क्या। हाँ, सुनिए, आप भावुक मत होइए। यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि ये जो तमाम लोग बैठे हुए हैं उनको परेशानी हो रही है, यहाँ पे हो रही है क्या किन्हीं लोगों को? काय की परेशानी देख, नून मिर्च की कमी नहीं, लाखों बोरी धनिया, खाने को है, पीने को है, सोने को है। जंगल में सोने वाले हैं हम तो, खेत में फसल रखाते तो जंगल में सोते हैं। डर किस बात का है, और जो आवेगा तो मारो तो मर भी जाएगा, 4 मरेगी तो 4 को मार भी डालेंगे, क्या बात करी। तो अब जो है सरकार नहीं मान रही है, तो ये जो आप कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे, और ये मांग माननी पड़ेगी। मांगने पड़ेगी, क्या तो वो हमें मार डाल है और चले जाएंगे, लाश सीने पड़ी रहेगी। देखिए, यहाँ पर ये जो महिला है, यानी महिलाओं के अंदर भी ये एक तरह का गुस्सा कह लीजिए आप, या यूं कहें, क्योंकि 60 दिन हो गए हैं। जब 60 या आंदोलन इतना बड़ा और लंबा खींचता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ एक भावनाएं जुड़ जाती है, और वही आपने देखा इस महिला ने किस तरीके से बताया। आप कहाँ से आए हैं? हम जिला बदायूं से आए हैं जी। अच्छा, बदायूं से। जी जी जी। तो ये जो तीनों कानून है, पहले तो आप ये बताइए कि कब आए थे आप? हमें जी आज 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गए।
तो ये जो कल परसों का जो घटनाक्रम हुआ, यूँ लगा कि एक बार के लिए जो पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली, कुछ लोग भी आगे बाहर के कह रहे हैं कि इनको तुरंत हटाया जाए, तो क्या ये जो माहौल बना, एक समय के लिए ऐसा डर लगा कि अब जो पुलिस वाले जो है वो कहीं ना कहीं हमें खदेड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं जी, हमें कोई डर नहीं लगा। हम तो मरने को मारने को तैयार थे। हमने कहा यहाँ मार डालो, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। बिल्कुल। यानी जैसे राकेश टिकैत ने भी कहा कि मुझे गोली मार दीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। हम नहीं जाएंगे, तो हम तो उसके रात टिकैत के पीछे ही हैं हम। अच्छा, वो हमें कहेंगे तो चले जाएंगे, बड़े भाई और जवानों के बेटे हैं। बस उसके पीछे हम हैं। उससे बगैर हम किसी काम के नहीं हैं। और ना हम, वो हमें कहेंगे तो हम अभी चल देंगे, और वो कहेंगे भी हमने राजीनामा कर लिया तो तभी मंजूर है, और वो कहेंगे जो बिल वापस हो गए अब चलो, तब चलो। एक तरह का यूं कहें कि उस दिन तो इतना बड़े बड़े लोग जो मीडिया वाले थे वो भी यहाँ पहुँच गए थे, और वो कहने लगे कि ये तो खाली कराने के लिए पुलिस पहुँच गई है। वो तो बिके हुए थे, वो मीडिया बिकी हुई थी सब। इतने दिनों से तो नहीं आए यहाँ पे, 60 दिनों से कोई भी आपको जो है यहाँ बड़ा एंकर नहीं दिखा होगा, लेकिन जो उस दिन जिस तरीके की पुलिस की कार्रवाई होने वाली थी, उस दिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। उस दिन तो मीडिया, वो उनकी मीडिया थी ना, सब बिकी हुई मीडिया थी, गोदी मीडिया है वो। थे कि ये आंदोलन खिलर गया है, अच्छा, इसीलिए इंटरनेशनल खबरें दिखाने थे भी ये अब खिंड गया है, गलत भावना फैलाना चाहते थे। यानी आंदोलन जो है वो कम हो रहा है। जब हम हरियाणा से हैं, करनाल डिस्ट्रिक्ट से। डकैत जी के कहने पे आए हैं सारे, बहुत जाट आ गए। ये गाड़ी नेताजी की जा रही है, समाजवादी पार्टी के नेता है उत्तर प्रदेश से। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? आप? हम हरियाणा से आए हैं, करनाल जिले से आए हैं। एक उस दिन डकैत साहब ने आओ आओ भाइयों आओ, रात में ही मीटिंग होगी, सारे गुरुद्वारे मस्जिद जो भी है, जहाँ से भी निकले सारों ने सलाह करी और सुबह कूच कर दी दिल्ली को, दिल्ली के लिए कूच कर दी। हाँ, ये अफवाह फैला दी थी। तकरीबन सब चले गए हैं, उठाया जाएगा, उठ गया, पर ऐसा नहीं था। जो ट्रैक्टर आए थे रैली में वही वापस गए हैं, जो यहाँ थे वो नहीं। मीडिया तो, मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा रहा है कि देखिए ये ट्रैक्टर जा रहे हैं। अब वो नहीं पता कि आ रहे थे कि जा रहे थे, लेकिन वो ये तो कह रहे थे कि जा रहे हैं। भाई साहब 21 तारीख से ट्रैक्टर चालू हुए थे यहाँ परेड में आने के लिए, वो फिर वापस भी तो जाएंगे, क्यों यहीं रह जाएंगे? परेड में आए थे, परेड करके चले गए, और जौन से यहाँ परमानेंट थे वो तो खड़े थे ना। ये तो उल्टा प्रचार कर रहे हैं ना, देखो सब चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप युवा भी हैं और युवा जो इस आंदोलन में काफ़ी भी है, तो क्या लगता है कि क्या इस बार जो है लगता है कि अब जो वक्त आ गया है, एक तो आंदोलन भी बड़ा होता जा रहा है और अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार को मान लेनी चाहिए बात? मोदी माने चाहे ना माने, वो उसकी प्रॉब्लम है। हमारा तो यही है कि मना के जाएंगे, चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, बिना मनाए नहीं जाएंगे। उनको जल्दी, जितना जल्दी अकल आ जाएगी भी ये रद्द कर दें। जो चीज़ हमारे हक में है ही नहीं तो उसका हम करेंगे क्या? आने वाली नस्लें कहाँ जाएंगी हमारी? ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ लोग आज भी आए हैं, और लगातार यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर जो सबसे कमज़ोर लग रही थी वो आज सबसे मजबूत बनकर उभरी है, और यहाँ पर लोग जो है हरियाणा, पंजाब और लगातार से आ रहे हैं। ये आप देखिए जगह जगह पे लंगर जो है फिर से शुरू हो गए हैं। कह रहे थे कि ख़त्म हो गया है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स तो दिखा रहे थे कि लगभग आंदोलन जो ख़त्म हो गया। आप कहाँ से आए? मेरठ से। कब आए हैं आप? अभी आए हैं, थोड़ी देर पहले। अच्छा, अभी आए हैं आप। तो ये जो राकेश टिकैत ने जिस तरीके की अपील की, उसको देखकर तो आप लोग नहीं भावुक हो गए कि चलिए हम भी चलते हैं? इसीलिए आए हैं जी। तो क्या लगता है, क्या इस बार जो है सरकार जिस तरीके का आंदोलन ये बड़ा होता जा रहा है, इस आंदोलन को देख के झुकेगी सरकार? भाई अभी तो कुछ कह नहीं सकते, झुकना चाहिए अभी। जब आप कहाँ से हैं? मेरठ, साथ में। मेरठ कब चले थे मेरठ से? हम चले थे सुबह। ये तो नज़दीक ही है ना मेरठ से। तो कितने लोग और आ रहे हैं मेरठ से? काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी गांव से ट्रैक्टर भी आए हैं हमारे। हाँ, और भी लोग आ रहे हैं काफ़ी। ठीक है, तो ये लंगर यहाँ पर दिया जा रहा है सबको। लंगर चल रहा है? हाँ जी, अच्छे से खूब डट के चल रहा है। तो अब तो लोग ज़्यादा हो रहे हैं, भीड़ भी बढ़ रही है ना? दुनिया चाहे 5,000 आ जाए, 10,000 लाख आ जाए, हम 5 महीने 6 महीने तक लंगर को बंद नहीं करेंगे। हाँ,
ऐसी सेवा चलती रहेगी जब तक दुनिया आती जाती रहेगी, हम लंगर चलता रहेगा। गाँव से जो लोग आ रहे हैं वो साथ में लेकर आ रहे हैं राशन पानी कुछ? अरे जितना मर्जी लें, हमारा जो काम है हम अपना करते रहेंगे। तो बाबा जी ये तो कह रहे हैं कि हाँ, जो ट्रैफिक पुलिस है दिल्ली की, वो भी थोड़ी सावधान रहे, गाड़ियों का गलत चलान ना करे। तो नजायज़ पैसा हम लोगों से लेके 1-1 मिनट रास्ता भूलने पर चलान कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। ये एक समस्या है कि अगर दिल्ली पुलिस इस वीडियो को कभी देखे तो थोड़ा सा इन किसानों की तरफ भी सोचें, क्योंकि ये आप ही के परिवार से हैं। ये जब दिल्ली में रास्ता कोई भूल जाता है, क्योंकि एक तो दिल्ली की जो सड़कें हैं वो भूल भलैया वाली है, और वहाँ पर इस तरीके का चलान जो किसानों का होता है तो उनसे भी प्रॉब्लम जो है इन किसानों को हो रही है। बाबा जी आपको क्या लगता है, क्या अब वक्त आ गया है आंदोलन और बड़ा करने का? अब वक्त बड़ा करने का आ गया है। बिना आंदोलन से ये हम जो 3 कानून वापस करने हैं, ये बिना आंदोलन से नहीं होएंगे। और अब वक्त आ गया है सब लोगों को यहाँ आने का, सबको एक परिवार सबको आना चाहिए, तो हमारा ये आंदोलन जो है ये कामयाब होएगा, ये कभी फेल नहीं होएगा। क्या आपको लगता है कि जो मोदी सरकार कह रही है ये तो कानून फायदे के है, तो आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा? उनके कान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, उनके कान बहरे हो गए हैं। मोदी सरकार ने दोनों आंखें बंद कर रखी हैं और कान भी बंद कर रखी हैं। इतनी पब्लिक जो सड़क पे बैठी है उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। अपने तो यहाँ पर आप देखिए ये एक लंगर की व्यवस्था है यहाँ पर, और लंबा आंदोलन है, क्योंकि ये आप देखेंगे तो बिल्कुल ओवरब्रिज के नीचे तक हमें जाना पड़ेगा इसको पहुँचने के लिए। तो ये एक तरह का आंदोलन जो है लंबा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की हुई है रहने की, और ये काफ़ी लंबा भी है। तो आप देखेंगे, क्योंकि उस दिन भी हमने आपको दिखाया था ये जब बन रहे थे, तब ये जो 6x6 है और करीब करीब इसके अंदर 60-70 लोग आ जाते हैं इसमें। हाँ भैया। कितने लोग आ जाते हैं इसमें? इसमें आ जा 80-90 लोग आ जा। अच्छा 80-90 लोग। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? बिजनौर अबजड ब्लॉक। कब आए थे आप? हम आ गए परसों 3 बजे। परसों 3 बजे। अच्छा, जिस दिन टिकैत साहब ने कहा कि हाँ टिकैत साहब के कहते ही चल दी हम तो। आप सब लोग जो है वहीं से आए हैं? टिकैत साहब के साथ है सब। क्या लग रहा है, क्या मतलब आपको अंदाजा है कि सरकार कब तक मान लेगी? भैया देखो कई दिन में मान ले, सरकार की मर्जी कई दिन में मान ले ऐसी काम के। हाँ हम तो टिकैत साहब ही गए जहाँ कहेंगे वहीं चल देंगे। तो अब डर नहीं रहा कि पुलिस वहाँ पे जिस तरीके से एक माहौल बन गया था यहाँ पर कि खाली कराने वाली है? नहीं भैया कोई डर नहीं है ना। चलिए ये देखिए आप, ये तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं, और इसके अंदर देखिए आप देखेंगे तो ये एक तरह का टेंट जो है काफ़ी लंबा भी है, और इसमें 80 लोग के करीब इन्होंने बताया कि आ सकते हैं, और अलग अलग जगहों से, यूपी से भी है, हरियाणा से भी है, पंजाब से तो खैर आ ही रहे हैं लोग। कहाँ से आए हैं आप लोग? उत्तराखंड से बस। अच्छा उत्तराखंड से आए हैं आप लोग। तो कब आए थे आप? बस हम पहले ही यहाँ थे, लेकिन 26 के बाद हम 28 तारीख की सुबह यहाँ से वापस गए। लेकिन जब शाम को न्यूज़ देखी कि यहाँ पर पुलिस बर्बरता दिखाने को तैयार है और भाजपा के गुंडे यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो हम तुरंत अपने घर से वापस रास्ता लगे और यहाँ पहुँचे। 26 को जब पूरा घटनाक्रम हुआ तो थोड़ी मायूसी आप लोगों को हुई, और हमने देखा यहाँ पे घर पे भी जा रहे थे, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं गए थे यहाँ से। और एक तरह का कहा जाए तो कि ये जो है सबसे कमज़ोर लगने लग गया था कि गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन जो है बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, और तब जाके जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है तैनात कर दी गई। देखिए दोनों बातें हैं उसमें। जो बात आप कह रहे हैं काफ़ी हद तक वो बात से भी मैं सहमत हूँ। एक तो मुख्य उद्देश्य तो ये था कि 26 तारीख को एक इवेंट था, तो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, जो परिवारों के साथ आए थे। तो ज़्यादातर लोगों का तो प्लान एज़ पर प्लान था कि उन्होंने 26 के बाद वो मूवमेंट उनका घर की तरफ होना था। लेकिन जब जो लाल किले में घटना हुई उससे मायूसी और उससे जो रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो भी एक सच है। क्योंकि लाल किले की घटना से, क्योंकि हर आदमी यहाँ पर देशभक्त है, हर आदमी तिरंगे का सम्मान करता है। हमारी लड़ाई सरकार से है, ना कि देश से।
तो जिन लोगों ने हमारे आंदोलन को बदनाम किया, ऊपर से बहुत सारे हमारे नेशनल मीडिया के जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं उन्होंने भी बदनाम करने का काम किया, उसके बाद थोड़ी मायूसी ज़रूर आई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हर किसान को आप षड्यंत्रकारी या आप हर किसान को आतंकवादी कहने लग जाएं। जो मीडिया 60 दिनों से नहीं आ रहा था पिछले, लेकिन 28 तारीख को मैंने पहले भी इस वीडियो में कई बार जिक्र किया है, वो यहाँ पर तमाम तरह के एक ही चैनल के 5-5 बड़े रिपोर्टर, और रात को 1 बजे तक ये लोग लाइव कर रहे थे, जब तक कि लोगों का आना जाना यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। वापस नहीं गई जब तक 1:15 बजे के आसपास पुलिस और जो फोर्सेस थी उनका जो रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जब तक वो नहीं हुआ तब तक सारे पत्रकार बिल्कुल आदमी की कहते हैं ना मुंह पे बेइज्जती करना, उसको जबरदस्ती सरकार के बिल्कुल प्रवक्ता बन के, एजेंट बनकर की बिल्कुल बेइज्जती कर रहे थे और लोगों को प्रोवोक कर रहे थे कि वो उनके मुंह से कोई गलत बात निकले और उस बात को कोट करके जनता को और भड़काया जाए। तो जब आप 26 जनवरी को यहाँ पे थे और उसके बाद जब वो इंसिडेंट हुआ निकल गए, आपको शायद 28 को नहीं पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, तो उनकी जो अपील का असर कितना हुआ आपके इलाके में? जब आप कह रहे हो कि उत्तराखंड में है, जो वो एक अपील है उसको कह रहे कि वो की मूवमेंट है, एक्चुअली अगर आंदोलन को जिंदा किया है तो उसी अपील ने। ये क्या आपके इलाके में भी लोग जो है इसको लेकर जो है पूरी तरह से तैयार हो गए कि नहीं अब तो हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल 100% उस अपील से बिल्कुल आंदोलन पुनः जीवित हुआ है। और उससे पहले भी सब लोग जो यहाँ पर आए थे, सबकी भावनात्मक रूप से, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी के बुलावे पर, किसी नेता या किसी संगठन विशेष के बुलावे पर यहाँ पर मुझे लगता है कम लोग आए हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो आए थे, पहले से आ रहे हैं, वो उनका कॉज के लिए आए थे, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आए थे कि अगर हम ज़मीनों का मालिकाना हक हमारे पास नहीं रहा तो कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी सर्वाइव कर पाएगी। तो उन एक कॉज के लिए आए थे। उस कॉज को थोड़ा 26 की घटना के बाद मीडिया ने ज़रूर उस कॉज को बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुनः जब थोड़ी सी दोबारा एक रोशनी की किरण दिखी तो हर किसान, मैं कई किसान अपने व्यक्तिगत मित्रों को भी मैं बता सकता हूँ आपको कि जिनकी आंखों से आंसू थे, जो रात को फ़ोन कर करके रो रहे थे कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। तो ये एक बहुत भावनात्मक मामला है और ये बहुत भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और ये जो सबसे बड़ी बात है, आज हम राकेश टिकैत जी की अपील का बहुत असर हुआ, उनका हम बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने आंदोलन को बचाया। लेकिन उससे पहले हम लोग भी किसी किसान संगठन जुड़े हुए लोग नहीं हैं, हम लोग अपने परिवार के भविष्य को बचाने के लिए यहाँ पर शुरू से संघर्ष कर रहे हैं। और जब ये अपील हुई, जब ऐसा घटनाक्रम हुआ, तो फिर बड़ी संख्या में लोगों ने आना शुरू किया, बड़ा मूवमेंट हुआ। और आप देखिएगा, वो तो आज भी जब संपर्क किया जा रहा है अपने क्षेत्रों में, तो हम लोग दोबारा सबसे ये कह रहे हैं कि आप बहुत मतलब कि जल्दीबाजी मत करिए आने में, लेकिन आप हम एक रोटेशन वाइज मूवमेंट की प्लान कर रहे हैं कि हर गाँव से, हर ब्लॉक से आएंगे और जाएंगे। जैसे यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाँ। दिल्ली में फिर लोग संभाल नहीं, आने जाने में भी दिक्कत होगी, ताकि एक खतरा भी है यहाँ पे एक्चुअली। अगर आप तमाम लोग जब इतनी भारी संख्या में आएंगे तो आवाजाही के लिए जो रास्ता बंद हो जाएगा, तो लोकल लोग भी थोड़े से नाराज तो होंगे उससे, क्योंकि जब आप किसी को तकलीफ देंगे। तो आप कहाँ से हैं? मैं हरिद्वार से हूँ। अच्छा, आप भी हरिद्वार से हैं? जी। हरिद्वार से जब आप आए हैं तो वो अपील का असर है या फिर यूँ लगा कि नहीं हमने भी इस लड़ाई में शामिल होना है? दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो अपील का असर है कि आज किसान परेशान है, थोड़े दिन पहले कोई और परेशान था, उससे पहले व्यापारी अभी आगे चल के परेशान होने वाला है। जीएसटी का एक वो ला दिया है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है धीरे धीरे। कहाँ तो ये बन के आए थे 2014 में, हमने जो देखा कि मतलब एक बहुत ही प्यारा सा माहौल था देश के अंदर, इतनी चीज़ें बेकार होती नहीं थी। ये आए, प्यार से आए, युवाओं को धोखा दे के आए, नौकरी का झांसा दिया, किसानों को बात की, 15 लाख की बात की, मतलब बहुत सारी बातें की। पर आप धीरे धीरे एक एक वर्ग को ये निपटाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें आज किसान के साथ कर रहे हैं। अब किसान से अगर ये आंदोलन भी दबाने के, जैसे कि आप बता रहे थे कि न्यूज़ चैनल सारे जो कभी 2 महीने में नहीं आए, पिछले 50-55 दिनों में नहीं आए, वो उस दिन दिखे। क्यों? क्योंकि उनको ऊपर से आदेश था कि आज हम ये हटा देंगे और आप दिखाना। और एक प्रोपेगेंडा भी चलाया गया कि जो किसान अपने घर जा चुका था परिवार को छोड़ने के लिए, वो वापसी ना करे। टीवी पे इतना दिखा दिया गया, खाली टेंट दिखा दिए गए कि यहाँ पे अब कोई नहीं है, जिससे कि जो किसान वापसी करना भी चाह रहा था तो उसको भी ये वो माइंड मेकअप कर ले वो कि कोई है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये निकम्मी सरकार है और इसने कसम खा ली है कि सिर्फ 2-3 लोगों को ही फ़ायदा पहुँचाएंगे।
तो इसका क्या इलाज है? मतलब इलाज तो देखिए, हम तमाम लोगों ने तो वोट दिए हैं ना इन लोगों को, कि हमने ही चुना है उनको। वो सबसे बड़ी गलती की थी इस देश के किसान ने, इस देश के दलित ने, जो इनको अपना सिरमौर बना लिया था, इनको वोट किया था। अब ऐसा नहीं होगा और ये आंदोलन अब जब तक इसका कोई फैसला नहीं होगा, कोई भी यहाँ से हटेगा नहीं। मैं सबसे, हम तो यही अपील कर रहे हैं कि इस आंदोलन का आप एक जो है हिस्सा बनिए। और लोग, आप कहाँ से हैं? मैं भी हरिद्वार से हूँ। आप भी हरिद्वार से हैं। क्या लग रहा है, क्या कितने दिनों तक आपका ये जो धरना है वो तो चलता ही रहेगा? कितने दिनों में जो है मोदी सरकार झुक जाएगी? ऐसा है, पहले तो मैं आपकी दूसरी बात का जवाब दूं, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आम जनता को भी परेशानी होगी, ज़्यादा लोग आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यही है कि आज की तारीख में जनता को खड़ा होना पड़ेगा, तो ये मुद्दा जल्दी समझ में सुलझ जाएगा। समस्या ये है कि सबसे पहले JNU घटना हुई। JNU में 30-40 लोग आए, नकाबपोश लोग आए, जिन्होंने वहाँ पे नारे लगाए, वो भाग गए, आज तक नहीं पकड़े गए। उसका सारा जो दारोमदार कर दिया कन्हैया और अन्य लोगों की तरफ कर दिया उन्होंने। इसी प्रकार की घटना शाहीन बाग में हुई। खुद अपने लोगों से जाकर के वहाँ गोली चलवाई इन्होंने, वहाँ पे दबंगाई दिखाने का प्रयास किया, दूसरे लोगों को कल्पित बनाया गया और उस व्यक्ति को कुछ दिन पहले BJP में ज्वाइन कराया गया, जिसने वहाँ दंगा करवाने का काम किया। इसी प्रकार की घटना हुई जब एक कोरोना आया, मोहम्मद साद के नाम पर उन्होंने सारा ठीकरा फोड़ने का काम किया और मुसलमान वर्सेस हिंदू करने का काम किया। आज मोहम्मद साद को इन्होंने खुद अपने साथ मेहमान बना के रखा हुआ है और वो मोहम्मद साद आज तो पकड़ा नहीं गया, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई केस बनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। उल्टी सरकार को मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि इसमें जो विदेश से लोग आए हुए थे उस पर भी अन्य दूतावासों ने अपनी आपत्ति जताई, उन सरकारों ने, उन देशों ने जताई। तो ये इस प्रकार का जो माहौल बन रहा है, आज वही स्थिति किसानों के लिए बन रही है। किसानों को ऐसे बताया जा रहा है जैसे उग्रवादी हों, खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो, देशद्रोही हों, और उन्हीं किसानों का उगाया हुआ ये अगर शहर के लोग खा रहे हैं। जो लोग अगर आज परेशान होने की बात कर रहे हैं कि हम परेशान होंगे, तो उनको कल जब खाना नहीं मिलेगा तो और परेशान होंगे। मैं कह देना चाहता हूँ उन लोगों से भी कि मोदी जी के घर में, मोदी जी का जो प्रधानमंत्री आवास है, उसके घर में इतना गेहूं नहीं घुसता बनता है या उतना चावल नहीं उगेगा कि उनका घर में वो काम चल जाएगा। उनको समझना पड़ेगा, इस शहर की जनता को, देश की जनता को समझना पड़ेगा। और ये बात अभी सही है, हमारे सुमित्र भाई हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ ज़्यादा लोगों को आने की अनुमति इसलिए नहीं है कि वास्तव में जब ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो फिर वो एक इनको जो प्रोपेगेंडा जो इन्होंने 26 तारीख को किया कि ज़्यादा भीड़ के बीच में अपने लोग इन्होंने डाल दिए और उसके बाद माहौल को दूसरी तरफ ले गए, तो उस चीज़ से आज किसान बचना चाहता है, किसान नेता भी बचना चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं भले ये किसान आंदोलन लंबा चले, लेकिन हमारे मुद्दे सुलझे, आज नहीं तो कल को सुलझे और इस निश्चित रूप से सुलझेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है ईश्वर से भी और अपनी मेहनत से भी। आप भी जो है इनके साथ ही है या आप? लेकिन मैं उधम सिंह नगर से हूँ। क्या लगता है, क्या ये जो पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है इससे झुकेगी सरकार? बड़े बड़े तानाशाह झुक गए, तो ये तो एक लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए नेता हैं जिनकी तानाशाही समय आने पर ख़त्म हो गई, इनकी भी ख़त्म होगी। लेकिन इनका साथ जो देश की जो गोदी मीडिया दे रही है, आप अन्यथा ना लें, अपने ऊपर ना लें, या मेरी बात को गलत मतलब नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस गोदी मीडिया को बोल रहा हूँ कि वो उस गिद्ध से भी बदतर है, उस गिद्ध से भी बदतर है जो कम से कम मांस को देख के खाता तो है लेकिन पर्यावरण को शुद्ध रखता है। और ये गोदी मीडिया इस देश के जो मानवता का पर्यावरण है उसको बिगाड़ने में लगी हुई है और ये देश के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। आप जानते हैं चौथा स्तंभ है, जब अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभाएंगे तो देश में माहौल खराब ही होगा। जैसे कल हमने सिंघू बॉर्डर पे देखा, आरएसएस के लोग वहाँ पत्थर मार रहे हैं किसानों के ऊपर, आरएएफ खड़ी है, पुलिस खड़ी है। कभी देखा है कि पुलिस खड़ी है और लोगों की हिम्मत हो वो पत्थर मार के चले जाएं? किसकी शय है? सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी की शय है, भाजपा की शय है, केंद्र सरकार की शय है, गृह मंत्री अमित शाह की शय है। क्या इतना लचर कानून है हमारे देश का? हमारे देश का कानून और संविधान बहुत ही मजबूत है, लेकिन इसको चलाने वालों ने इसको कमजोर कर दिया है। लोनी से विधायक है नंद किशोर जी, उन्होंने एक पत्र लिखा है अमित शाह को, गृह मंत्री को, कि ये जो लोग दंगाई बैठे हैं, खास करके राकेश टिकैत का भी जिक्र है उसके अंदर, और आप तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक आतंकवादी की श्रेणी उन्होंने तथाकथित कहा है उसके अंदर। और
कहा है कि अगर इनको हटा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कह दीजिए, हम हटा देते हैं। तो ये एक तरह का यूँ कहे तो प्रोपोगंडा ही चला रहे हैं कि भाई अब जो है हम लोग हटा देते हैं अगर पुलिस से। क्या देश की पुलिस जो है इतनी कमज़ोर हो गई है क्या? कमज़ोर तो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कमज़ोर हैं, और उनकी जो गलत फहमी है ना वो दूर हो जाएगी। और जो उन्होंने सबको देशद्रोही और आतंकवादी बता दिया है ना, तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़े देशद्रोही अगर इस देश में है तो वो आरएसएस है, जो देश को तोड़ने का और टुकड़े टुकड़े करने का काम, जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं ना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग खुद आरएसएस है। इस देश को जो बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसको कमज़ोर कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, ये उस भाजपा के और आरएसएस के ही लोग हैं। जैसे उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी कोट किया कि वो विधायक ने पत्र लिखा कि वो सही खली करा लो, नहीं तो देखो पुलिस का तो हम सम्मान करते हैं, देश के कानून का सम्मान करते हैं हम, है ना, लेकिन अगर उनको लगता है कि वो खुद खाली करा सकते हैं तो उस दिन उन्होंने एक दुस्साहस भरा कार्य किया। हम उन्हें विनम्रता से विनती करना चाहते हैं कि अगर उनके अंदर कोई भी गलतफहमी हो तो वो दोबारा एक बार आने का प्रयास करें, उनका हम फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे यहाँ पर। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, हाँ, जो ये लेटर लिखवाए जाते हैं, इस प्रकार की घटनाएं की जाती हैं, जो लोग जा भी रहे हैं इस तरह से, बेसिकली उनकी अपनी कोई हिम्मत नहीं है, ना उनकी कोई औकात है। ये आदेश होता है अमित शाह के यहाँ से, आप लोग ऐसा लेटर भेजिए, उससे माहौल बनाएंगे, फिर उस पर वो व्हाट्सअप मैसेज तैयार होते हैं, उस पर फेसबुक तैयार होता है, सोशल मीडिया तैयार होता है, और उसमें कर क्या रहे हैं लोग कि आज की तारीख में इन्होंने ये प्रयास किया कि यहाँ पर इस किसान आंदोलन को कभी जाट आंदोलन बना दो, कभी गुज्जर किसान की लड़ाई लड़वा दो। इसी प्रकार के काम जो है इन्होंने कभी पहले से इन्होंने ऐसा किया, तो इसको किसी ना किसी तरह से किसान को भी कहीं ना कहीं भटकाने का काम किया, लेकिन वो कोई भी किसान भटका नहीं। आज यहाँ सब लोग बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए साथ एक साथ, हिंदुओं के भी सारे धड़े सभी बिरादरी खाप यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो इनसे चल नहीं पाया। प्रयास अब भी कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने यही काम किया कि हर एक को भिड़वाते रहिए, जो इनके साथ खड़ा हो जाए देशभक्त हो जाएगा तुरंत, उसके बाद नहीं तो देशद्रोही हो जाएगा। ये सब लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात है नहीं। तो ये लोग जो विधायक वगैरह हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये सब अमित शाह नरेंद्र मोदी के हाथ का खिलौना बने हुए हैं, और वो उनके ऊपर उन्होंने शिकंजा कसा हुआ है। लास्ट बात ऐड करना चाहूँगा भाई साहब ना, एक मिनट लास्ट बात ऐड करूँगा। विधायक अपने प्रधानमंत्री पे ही, हाँ, विधायक अपने प्रधानमंत्री कर रहा है, और ऊपर से ये कि जैसे कह रहे हैं कि राकेश टिकैत और सारे जो उपद्रवी बैठे हैं यहाँ पर कह रहे हैं ना, अगर राकेश टिकैत अगर भाजपा का समर्थन करें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तो वो देशभक्त, अगर वो किसानों की आवाज़ उठाएं तो वो दंगाई। ये भी सवाल सरकार से पूछने चाहिए। तमाम तरह के सवाल जो है वो बनते भी हैं सरकार से, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये जो तमाम लोग हैं, आप ने देखा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये गाड़ियाँ जो है लगातार आए जा रही है यहाँ पर। अब एक माहौल तो तैयार किया गया था प्रवेश, क्योंकि ये तमाम तरह के लोग जब इस तरीके से जब आंदोलन में जुटते जाते हैं तो फिर से माहौल जो है अब राकेश टिकैत की तरफ हो गया है, आंदोलन बढ़ गया है। ये जो है नौजवान किसान सहायता केंद्र गाजीपुर बॉर्डर जो है 24/7 जो है एक सहायता के लिए जो है इन लोगों ने चला रखा है, और अंदर डिस्पेंसरी भी है। सत श्री अकाल जी। अच्छा, अंदर मरीज भी बैठे हैं? ये मरीज ये रहे। अच्छा, हम मरीज हैं। अच्छा, आप मरीज हो? हाँ, हम मरीज हैं। क्या हुआ है आपको? हमें क्या थोड़ी खटखट डकैती आ रही है, एसिडिटी हो रही है हमें, तो हम दवाई लेने आए, जिन्होंने सहायता करी है तुम दवाई। एसिडिटी हो गई है? जी। आपको क्या तकलीफ है? गला बैठ गया। गला बैठ गया, नारे लगाते लगाते हैं, मुंह के नारे लगाते लगाते हैं। बाबा जी के टिकट लगाते। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने लोग जो आ जाते हैं दिन में? दिन भर में काफ़ी लोग आ जाते हैं, सबको परेशानी कोई ना कोई हो ही जाती है आखिरकार, तो आ जाते हैं। यहाँ पे पानी की भी कई बार समस्या हो जाती है, जैसे दूसरी जगह से जब पानी चेंज होता है पीने के लिए, तो गले के अंदर जो है कहीं ना कहीं वो भी एक दिक्कत बन जाती है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लोग सही हैं, बाकी थोड़ा ठंड से दिक्कत आती है, गला वाला खराब हो जाता है, वो परेशानी हो जाती है। ठंड, मैं वही कह रहा हूँ कि जब पानी चेंज होता है ना, एक स्टेट और दूसरी स्टेट से अलग अलग पानी, जैसे अब ट्यूबवेल का भी पानी है, नीचे का और ऊपर का भी है ना, ओपन वाला कोई पानी यूज नहीं हो रहा है। तो अब ये जो दवाइयाँ हैं प्रॉपर जो है मतलब हर किसी
की बीमारी जैसे जुकाम का तो नॉर्मली यहाँ पे चलता ही रहता है, ठंड का मौसम है ना। हाँ, सबको मतलब यही आम बीमारी लगती है, मतलब ठंड की, जुकाम की, बुखार की, गैस। क्योंकि इस आंदोलन में हमने देखा है थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर एक तरह की एक डिस्पेंसरी टाइप का ये जो इन्होंने सिस्टम बना रखा है, खास करके जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका तो ये तुरंत यहीं से जो है एक तरह की जो है टेबलेट वगैरह और इलाज कर देते हैं, ताकि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, जो इलाज है उनका छोटा मोटा यहीं हो जाए, धरना खाली नहीं होना चाहिए। बाकी सीरियस के लिए आप लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह भी रखी हुई है? बाकी एम्बुलेंस वगैरह रख रखी है, जिसको जो दिक्कत हमारे बस की नहीं होती बाहर की, उन्हें फिर हम भेज देते हैं। ठीक है, ये एक तरह का मैनेजमेंट अच्छा भी है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप जो है दवाई वगैरह लेकर ठीक हो सकते हैं। खास करके सर्दी का मौसम है तो जुकाम और बुखार जो है, एक तो बाहर भी है ये लोग, क्योंकि ये जो टेंट लगे हुए हैं इतने भी गर्म नहीं हैं कि कड़ाके की ठंड जो दिल्ली में पड़ती है उसको सहन कर सके, फिर भी ठीक है। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से आए हम। कब आए हो? कल आए थे। ये कल आए थे, तो अब कहाँ जा रहे हो आप लोग? यहीं टेंट लगाने की सोच रहे हैं। टेंट लगाने की? हाँ, ठीक है, चलिए। तो उधर भी जो है टेंट लगे हुए हैं और इधर भी जो है वो टेंट लगे हुए हैं। ये जो पूरा का पूरा है ये आप देखिए, यहाँ पर क्या है ये देखने की कोशिश करेंगे। ये जो है वॉल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ये लोकतंत्र की दीवार है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है इसको। इसके अंदर है क्या कोई? कोई है क्या अंदर? अच्छा, ये जो आप लोगों ने सजाई है, ये जो डेमोक्रेसी वाली जो दीवार है, अच्छा कौन लोग हैं जो बात कर सकते हैं हमसे? वो गया हुआ है, वो बाहर है, बाहर गया हुआ। चलो ठीक है। किसान का घर, गाजीपुर यूपी बॉर्डर, ये फट गया है। तो ये एक तरह का इस आंदोलन में जो नई चीज़ देखने को मिली है, वॉल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये देखिए ये तमाम तरह के लोग हैं। तो ये एक मोटा मोटी इस आंदोलन की एक कहानी है अपनी, और एक जवानी जो आप तमाम किसानों को देख ही रहे हैं, ये बोलते आए हैं। और एक तरह का कहा जाए तो तमाम लोग जो है आजकल फेसबुक पे लाइव करते हैं, अपने आप में ही रिपोर्टर है। और ये हमारी रिपोर्ट थी, आप देख लीजिए। ये पूरे तरीके का जो है किसान एकता मोर्चा सांझी सत, यानी यहाँ पे सारे लोग जो है एक साथ बैठते। थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं, ये लाइब्रेरी भी है। तो यहाँ पे ये देखिए ये किताबें जो रखी हुई है पढ़ने के लिए, अगर कोई किसी का इंटरेस्ट होता है तो यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं, है ना? हाँ, तो ये जो आपकी सेवा है ये मतलब एक तरह की जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरीज होती है उसी तरह की है क्या? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर की तरफ से ये लाइब्रेरी खोली गई है किसानों के लिए फ्री पढ़ने के लिए, और फ्री लिटरेचर उस साइड पर रखा है जो फ्री किताबें जो पढ़ने के लिए अपने घर ले जा कर के पढ़ सकते हैं। ये जो लाइब्रेरी है यहाँ बैठ कर के जो पढ़ सकते हैं किसान लोग, उनकी सेवा के, यानी जिससे किताबों का ज्ञान लेना हो वो यहाँ आ सकता है। और गाजीपुर बॉर्डर पर ये भी देखिए बंदोबस्त अच्छा है यहाँ पर। तो आप लोग जो है ये जो कह रहे हैं कि 28 तारीख को जिस तरीके की ये घटना घटी, बोलने लग गए थे मीडिया में कि ये तो आंदोलन स्थल जो है खाली होने वाला है, तो आप लोग भी गए थे या यहीं थे? नहीं गए, यहीं थे। हमारा लिटरेचर भी ऐसे ही लगा रहा है, हम यहीं थे। तो एक माहौल तो बन गया था उस टाइम, लग रहा था, आपको भी लगा था कि नहीं अब तो कुछ होने वाला आज? माहौल जो कुछ ऐसे लोग आ गए थे और पुलिस प्रशासन के साथ में, तो उन्होंने यहाँ पर जो अपनी गुंडागर्दी दिखाई थी, और उसके बाद में बहुत अच्छा ही यहाँ पर ये मैनेजमेंट कह सकते हैं।